जय हिंद साथियों। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री गृह क्लासेस 2.0 के इस नए प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, आज 26 जनवरी है, यानी कि आज हम अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसमें आपको हम ये 4 लाइनें कहना चाहते हैं। जीवन पुष्प छड़ा चरणों में, मांगे मात्र भूमि सेवर, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहे न रहे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री, बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर। और फॉरेस्ट्री में हम एक क्लास आपको पढ़ा चुके हैं और आज ये हमारी दूसरी क्लास है। इसमें हम आपको बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए पढ़ाने वाले हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इसमें आपके सिलेबस में 6 टॉपिक दिए गए हैं। पहला आपका दिया गया है झूमिंग खेती या स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित खेती। और दूसरी दी गई है टोंग्या खेती। और इसमें तीसरी आपको दिया गया है होम गार्डन। और चौथा इसमें दिया गया है स्थानांतरित खेती, टोंग्या खेती, होम गार्डन। और इसमें आपको चौथा दिया गया है इले क्रॉपिंग। और आपको पांचवा दिया गया है विंड ब्रेक। और छठा दिया गया है आपको शेल्टर ब्रेक या शेल्टर बेल्ट, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो आज हम आपको इसमें से केवल 2 चीजों को पढ़ाएंगे, स्थानांतरित खेती और टोंग्या खेती। आज इस लेक्चर में हम आज इन 2 को पढ़ा देंगे और जब दूसरी क्लास लगेगी तो उसमें हम आपको होम गार्डन और इले क्रॉपिंग पढ़ा देंगे और तीसरे में विंड ब्रेक और शेल्टर बेल्ट पढ़ा देंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि स्थानांतरित खेती शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है। इससे पहले शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है बताने से पहले हम बता दें कि ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन स्थानांतरित कृषि कहाँ कहाँ की जाती है। स्थानांतरित कृषि ये कहाँ कहाँ की जाती है। तो प्रायः पहाड़ी क्षेत्रों में जनजातियों के द्वारा की जाती है। पहाड़ी जो भारत के पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उनमें जनजातियों के द्वारा यह खेती की जाती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन स्थानांतरित कृषि। तो इसमें आप सबसे पहले लिख लेंगे पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती हैं तो सबसे पहले आप यही समझें कि जो पहाड़ी क्षेत्रों में की जाएंगी तो पहाड़ी राज्यों में भी की जाएंगी, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र वहीं पर मिलेंगे पहाड़ी क्षेत्र वाले राज्यों में। तो पहाड़ी वाले क्षेत्र राज्यों आप लिख लें केरल लिख लें, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ आदि। इनके अलावा और विभिन्न राज्यों में खेती की जाती है, स्थानांतरित कृषि की जाती है, जहां पर प्रायः पहाड़ियां अधिक पाई जाती हैं उन राज्यों में। तो इसमें यह खेती कैसे की जाती है, इसमें जो आप मान लें ये पहाड़ बने दिए हुए हैं, ये पहाड़ हैं और यहाँ पर पहाड़ियों पर वनस्पति उगी हुई है, पेड़ पौधे व झाड़ियां उगी हुई हैं। तो इस खेती में इन पेड़ पौधे व झाड़ियों को काट कर या इस स्थान को साफ कर लिया जाता है। तो जब यह स्थान साफ कर दिया जाएगा तो ये खेती योग्य हो जाएगा। इसको साफ कर देते हैं, इसकी कटाई कर देते हैं, जला देते हैं, जिससे यह स्थान बिल्कुल साफ हो जाता है। और जब यह साफ हो जाता है, जलाते हैं, तो जो हमारी राख होती है उनमें सब पेड़ पौधे की जो राख होती है वह जब इस भूमि पर पड़ी रहती है तो यह बहुत उपजाऊ मानी जाती है। और प्रायः यह खेती पहाड़ी क्षेत्रों में होती है। पहाड़ी क्षेत्रों की भूमियां ऊंची नीची होती हैं। तो ये इसमें हम ये लिखेंगे कि कोई भूमि का टुकड़ा जहां पर कुछ दिनों तक खेती की जाए और उसकी उर्वरता शक्ति समाप्त हो जाने के बाद वह भूमि का टुकड़ा ऐसे छोड़ दिया जाए
अन्य दूसरे स्थान पर हम यही प्रक्रिया शुरू कर दें, कि फिर शुरू कर दें और यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहे, इसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं। कुछ समय के लिए, तो आप इसकी परिभाषा लिख लेंगे कि कुछ समय के लिए किसी भूमि के एक टुकड़े पर दो या 4 या 6 सालों तक, या वहां पर 2, 4 या 6 सालों तक, या वहां पर भूमि की उर्वरता शक्ति जब तक बनी रहती है तब तक खेती करते हैं। उसके बाद उस भूमि के टुकड़े को ऐसे छोड़ देते हैं और उस जैसी प्रक्रिया अपनाई है ऐसी ही प्रक्रिया अन्य स्थान पर अपना लेते हैं। इसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं। और जब हम ये जो साफ किए थे, जलाए थे, उस स्थान पर जब उर्वरता शक्ति इसकी समाप्त हो जाएगी तो इसको छोड़ देंगे और अन्य स्थान पर ऐसे ही क्रिया करके फिर से खेती करने लगेंगे। तो यहाँ पर जब ये ऐसे छोड़ देंगे तो कुछ दिनों के बाद यहाँ पर भी वन उगाते हैं, प्राकृतिक वनस्पति अपने आप उगाती है। और फिर जब उगाती है, या लगभग 10 से 12 सालों में इस पर फिर से नई वनस्पति उगाती है। फिर जब इस पर वनस्पति उग आएगी तो हम फिर से इस पर कृषि करने के लिए वही क्रिया अपनाएंगे कि इसको जलाकर या काट पीट कर इस जमीन को साफ कर लेंगे और यहाँ पर खेती करेंगे, और तब तक खेती करेंगे जब तक भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट नहीं होती है। यह क्रिया निरंतर चलती रहती है, इसे ही स्थानांतरित कृषि कहते हैं। और जो यह स्थानांतरित कृषि होती है, यह विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नामों से जानी जाती है। भारत के विभिन्न राज्यों में विभिन्न नामों से जानी जाती है। जैसे आप उत्तर पूर्वी भारत में अन्य नाम से जानेंगे, और मध्य प्रदेश में अन्य नाम से, राजस्थान में अन्य नाम से। इसी प्रकार ये देखो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि उत्तर पूर्वी भारत में इसे झूम खेती कहते हैं। उत्तर पूर्वी भारत में इसे झूम खेती कहते हैं। और छत्तीसगढ़ में इसे दीपा नाम से जानते हैं, दीपा खेती। छत्तीसगढ़ में जो स्थानांतरित कृषि होती है इसे दीपा नाम से जानते हैं। और राजस्थान में इसे बत्रा के नाम से जानते हैं, राजस्थान में इसे बत्रा के नाम से जानते हैं। और केरल में इसे कुमारी के नाम से जानते हैं। केरल में स्थानांतरित कृषि को कुमारी के नाम से जाना जाता है। और आंध्र प्रदेश में पोंडू के नाम से जाना जाता है। और मेघालय में बीवर या डहियार के नाम से जानते हैं। तो इसको हम विभिन्न राज्यों में विभिन्न नामों से जानते हैं। आइए हम अब देख लेते हैं कि किन देशों में हम इस स्थानांतरित कृषि को किस किस नाम से जानते हैं। देशों में तो इसी खेती को श्रीलंका में हम चिन्ना के नाम से, और इंडोनेशिया में हुमा के नाम से, वियतनाम में रे के नाम से, ब्राजील में रोका के नाम से, पश्चिमी अफ्रीका में लोगन के नाम से जानते हैं। ये आप लोग ये याद कर लेंगे, एक नज़र डाल देंगे और याद हो जाएगी। इनमें से आपको कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है याद करने की, बस इतने से आपका काम हो जाएगा। जब परीक्षा में आएगा, एग्ज़ाम में आएगा, तो आप लोग ये लिख देंगे और इसकी परिभाषा लिख देंगे और ये कुछ याद कर लेंगे राज्यों में किस किस नाम से जाना जाता है। क्योंकि भाई भारत के ही आप लोग याद करेंगे, ये आपकी जानकारी के लिए हमने ऐसे सिर्फ बता दिया है। फिर देखेंगे स्थानांतरित कृषि से क्या लाभ और क्या हानियां होती हैं। स्थानांतरित कृषि के लाभ। स्थानांतरित कृषि के क्या लाभ होते हैं। स्थानांतरित कृषि के लाभ, तो हेडिंग डाल लीजिए, स्थानांतरित कृषि से लाभ। स्थानांतरित कृषि के लाभ। भाई जब वो हम स्थानांतरित कृषि करते हैं तो इसके लाभ भी होंगे, और इसके लाभ हम एक एक पॉइंट समझेंगे। इसमें सबसे पहला हम लिखेंगे पोषक तत्व। पोषक तत्व, स्थानांतरित कृषि में पोषक तत्वों की अधिकता होती है, क्योंकि जब हम किसी भूमि को जलाते हैं तो वहां पर पहले से जो पोषक तत्व होते हैं वो उसमें मौजूद रहते हैं, और जो उसकी राख बचती है ना, जो राख जब जलाएंगे वो राख वहीं पर पड़ी रहेंगी, और राख में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व उन झाड़ियों या जो वनस्पति लगी होती है उससे जो होते हैं वो वहीं पर पड़े रहते हैं। और जब इस भूमि कई वर्षों से इस पर खेती नहीं की जाती, भाई जब वहां पर झाड़ियां और पेड़ पौधे लगे होते हैं तो उस पर खेती नहीं की जाती है, और यह कई वर्षों की पड़ी हुई भूमि होती है। तो इसमें जब हम सबसे पहले 2-3 सालों तक खेती करेंगे तो उसमें पोषक तत्व संपूर्ण मात्रा में
मौजूद होंगे, जिससे हमारी खेती में अच्छी से वो ग्रोथ कर पाएगी। जो भी हम खेती करेंगे वो अच्छे समय अच्छा अपना उत्पादन करेगी। इसलिए इसमें पोषक तत्व की भरपूर मात्रा उपस्थित होती है। पोषक तत्व की संपूर्ण मात्रा उपस्थित, इसमें पोषक तत्व की संपूर्ण मात्रा उपस्थित होती है। और दूसरा इसमें हम लिखेंगे खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण, इसमें खरपतवार बहुत ही कम पाया जाता है, एकदम ना के बराबर होता है। जब क्योंकि जब उस भूमि को पहले ही जला दिया जाएगा तो उसमें जो खरपतवार उगे हुए होते हैं वो जल जाएंगे और जलकर वो राख बन जाएंगे और उसी मिट्टी में दब जाएंगे। इसलिए इस पे हम खरपतवार का नियंत्रण आसानी से पा लेते हैं। खरपतवार नियंत्रण हो जाता है, क्योंकि जो खरपतवार होते हैं वो जब हम जलाते हैं तो वो जल जाते हैं। और कुछ के जो बीज होते हैं, तो खरपतवार कुछ ऐसे भी पाए जाते हैं जिनके बीज होते हैं, अगर उनको पेड़ पौधों को ऐसे काट दिया जाए, उसके बीज भूमि पर पड़े रहते हैं तो फिर से उग आते हैं। इसमें जब वो बीज भूमि पर गिर जाएंगे, फिर जब आग लगाएंगे आप या जलाएंगे उसके वनस्पति को नष्ट करने के लिए, खरपतवार को नष्ट करने के लिए, उसके साथ साथ उस बीज भी खरपतवार के खत्म हो जाएंगे। तो खरपतवार का नियंत्रण। और इसमें तीसरा आप लिखेंगे फसल की वृद्धि। फसल की वृद्धि, फसल की स्थानांतरित कृषि में, जब आप स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत फसल की वृद्धि अधिक होगी, क्योंकि इसमें जो भी हम फसलें लेंगे या उन फसलों का हम फसल लगाएंगे, जो भी फसलें हम लगाएंगे उनको अच्छी मात्रा में पोषक पदार्थ मिल पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर कहीं भी खेती नहीं की गई, और जब कभी कभी किसी भूमि पर जब पहली बार खेती की जाती है तो वो अपना ग्रोथ अच्छे से करती है, इसलिए फसल की वृद्धि भी अच्छी होगी। और चौथा हम इसमें पॉइंट लिखेंगे, जब उपज में वृद्धि, जब भाई फसल अपना अच्छा ग्रोथ करेगी तो उससे जो हमें फसल से अनाज या खाद्य पदार्थ प्राप्त होंगे, उसकी उपज में हमें वृद्धि होगी, वो ज्यादा पैदा होगा, इसलिए उपज में वृद्धि। और पांचवा लिखेंगे उर्वरक का प्रयोग नहीं। उर्वरक का प्रयोग नहीं, यहां पर हमें स्थानांतरित कृषि में ऊपर से हमें किसी भी प्रकार के नाइट्रोजन या कुछ नहीं देना होता है, क्योंकि इसमें पहले से ही प्रचुर मात्रा में इसके भूमि में पोषक पदार्थ मिले हुए होते हैं, इसलिए हमें इसके उर्वरक का प्रयोग नहीं करते हैं। थोड़ा सा कुछ भी उर्वरक का इसमें ऊपर से उर्वरक का प्रयोग नहीं किया जाता, कृत्रिम रूप से उर्वरक का प्रयोग नहीं किया जाता। ये संपूर्ण रूप से प्रकृति के द्वारा इसमें प्रचुर मात्रा में पोषक पदार्थ मौजूद होते हैं, इसलिए हम इसमें एक उर्वरक का प्रयोग नहीं करते हैं। और संपूर्ण रूप से जैविक खेती मानी जाती है, जैविक खेती होती है। भाई इसमें रसायनों का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसमें थोड़ी सी भी मात्रा में रसायन का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए इसमें उर्वरक का प्रयोग हम नहीं करते हैं और अच्छी मात्रा में होता है, इसलिए इसे हम जैविक खेती कह सकते हैं। इसके बाद हम, ये आपके हो गए लाभ। इसके बाद हम देखेंगे स्थानांतरित कृषि की हानियां, कि स्थानांतरित कृषि से हमें क्या क्या हानियां होती है। स्थानांतरित कृषि से हानियां, स्थानांतरित कृषि से हानियां, इसमें सबसे पहले लिखेंगे वनों के क्षेत्र में कमी। वनों के क्षेत्र में कमी कैसे होगी? जब हम स्थानांतरित कृषि के लिए वनों को ही तो काटेंगे और जलाएंगे, जब जलाएंगे तो वनों के क्षेत्र में कमी आएगी, और वनों के क्षेत्र में जब कमी आएगी तो हमारा वायुमंडल भी प्रदूषित होगा। तो वनों सबसे पहले इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा वनों के क्षेत्र में कमी। और दूसरा हो जाएगा जंगली जानवरों की प्रजातियों में कमी। जब हम जंगलों को जला देंगे तो उसमें, भाई सभी लोग जानते हैं जंगलों में विभिन्न प्रकार की प्रजातियां, जीव जंतुओं की प्रजातियां रहती हैं।
और जब हम उसको जलाकर वहां की भूमि को हम साफ कर देंगे तो इसमें रहने वाली, जंगलों में रहने वाली सभी प्रकार की जीव जंतु की प्रजातियां वहां से चली जाएंगी या विनाश की ओर धीरे धीरे वो बढ़ती रहेंगी। इसलिए हमें स्थानांतरित कृषि से जंगली जानवरों में होने वाली प्रजातियों की कमी देखी गई है या देखी जा सकती है। ये इसकी दूसरी हानि हो गई। और तीसरी इसकी हानि होगी, प्रदूषण होगा। प्रदूषण होगा। जब हम स्थानांतरित कृषि को करने के लिए भूमि में लगी वनस्पतियों को जलाएंगे तो उसमें से धुआं निकलेगा और धुआं हमारे वायुमंडल में जाएगा। जब धुआं हमारे वायुमंडल में जाएगा तो उससे प्रदूषण होगा, जिससे प्रदूषण होगा और हमारा वायुमंडल प्रदूषित होने लगेगा। और फिर चौथा इसमें पॉइंट हो जाएगा आपका ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग आप अच्छे से समझ रहे होंगे। इसका जब हम जलाएंगे और वायुमंडल हमारा प्रदूषित होगा तो ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ेगी। और इसमें पांचवा हम लिख लेंगे अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा, जब वनस्पतियों को, फिर से इसमें वही बात है, वनस्पतियों को जलाएंगे तो इसका धुआं ऊपर जाएगा, वायुमंडल में जाएगा, वायुमंडल में जाएगा तो उससे अम्लीय वर्षा होगी। और अम्लीय वर्षा से त्वचा का कैंसर होता है। जब जब पहली बरसात में पहली बरसात होती है, बरसात के दिनों में पहली बरसात होती है तो उसमें अम्ल की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में होती है। अगर इसकी पहली बरसात में आप भीग जाए तो उसमें आपके लोगों के दाने से निकल आते हैं, स्किन स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, स्किन में कुछ हल्के हल्के दाने निकल आते हैं, उससे अम्लीय वर्षा कहते हैं। और अम्लीय वर्षा के कारण हमारा, जब वायुमंडल प्रदूषित होगा तो अम्लीय वर्षा होगी। अम्लीय वर्षा से ही हमारा ताजमहल का रंग भद्दा होता चला जा रहा है। अम्लीय वर्षा में विभिन्न प्रकार के उसमें अम्ल पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं अगर हम अम्लीय वर्षा के उसमें आते हैं। और इसमें छठा पॉइंट आप लोग लिख लेंगे, वनों की इसमें आपका छठा पॉइंट हो जाएगा वनों की पुनर्जनन। वनों की पुनर्जनन में अधिक समय। जब आप वनस्पतियों को काट देंगे, वहां से खत्म कर देंगे, तो जो उस वनस्पतियों पर आप खेती करना, जब उस जगह पर आप खेती करना छोड़ देंगे तो वहां पर फिर से वन उपस्थित होने लगेंगे या फिर से वो जामने लगेंगे। जब उनका विकास होने लगेगा, फिर से वो उग आएंगे, तो उसको उगने में, वन तैयार होने में बहुत समय लग जाएगा। 10 से 12 साल भी लग जाते हैं वनों को फिर से, वनस्पतियों को फिर से वन बनने में 10 से 12 साल लग जाते हैं। तो वनों की पुनर्जनन में अधिक समय लगेगा। तो यहाँ पर आप स्थानांतरित कृषि यहाँ पर समाप्त होता है और इसके बाद हम पढ़ेंगे टोंगा कृषि। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा होगा। स्थानांतरित कृषि आप लोग लिख लेंगे। उसके बाद उसकी वो किस किस राज्य में की जाती है, किस किस राज्य में किस नाम से जानी जाती है, वह विश्व में किस नाम से जानी जाती है। स्थानांतरित कृषि से लाभ हो गए, हानियां हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे टोंगा खेती। हमारी टोंगा खेती क्या होती है? टोंगा खेती, टोंगा खेती क्या होती है? जो आपका ये टोंगा खेती होती है, यह टोंगा, ये एक वर्मी शब्द है, वर्मा के द्वारा दिया गया है, वर्मा देश के द्वारा दिया गया है। वर्मी शब्द है। इसकी मतलब जो इसका प्रारंभ में शुरुआत हुई है वो वर्मा से के द्वारा ही की गई है। टो माने होता है पहाड़ी और या मीन्स होता है खेती, अर्थात हम इसे पहाड़ी खेती भी कह सकते हैं। पहाड़ी खेती भी कह सकते हैं। टोंगा खेती को हम पहाड़ी खेती कह सकते हैं। और जो ये टोंगा खेती होती है, स्थानांतरित कृषि का ही संशोधित रूप है। ये आप लोग लिख देंगे, ये स्थानांतरित
कृषि का संशोधित रूप है। आइए आप टोंगा खेती देखते हैं। टोंगा खेती होती क्या है। टोंगा टोंगा खेती, इसकी डिफिनेशन या टोंगा खेती होती क्या है। तो टोंगा खेती उन पहाड़ी क्षेत्रों पर की जाती है जहां पर वनस्पतियां या वन नहीं है। ऐसे ही पहाड़ी क्षेत्र है तो वहां पर उन पहाड़ी क्षेत्रों में लाइनों में पेड़ लगाए जाते हैं। आप मान लीजिए इन लाइनों में ये पेड़ लगा दिए गए और इस लाइन में ये पेड़ लगा दिए गए कुछ दूरी छोड़कर, ऐसे वन करके लगा दिए गए। फिर इन वनों के बीच में जो ये खाली स्पेस बचा, इनके खाली जगह पर फसल की जाने लगी। फसल जैसे खाद्यान्न फसल उगाई जाने लगी और यह कई वर्षों तक, 2-3 वर्षों तक उगाया गया। फिर जो ये पेड़ पौधे लगाए गए थे, जो ये वाले पेड़ पौधे, ये पेड़ पौधे लगाए गए थे, इनकी पत्तियां और टहनियां धीरे धीरे जब बढ़ने लगी, धीरे धीरे जब अपना ग्रोथ की, तो ये आपस में, इस पेड़ की पत्तियां, इस पेड़ की टहनियां आपस में मिलने लगी। जब आपस में मिलने लगी तो यहाँ की जो ये फसल वाली भूमि है, ये धीरे धीरे इसमें पर सूर्य का प्रकाश नहीं जाने लगा। जब सूर्य का प्रकाश नहीं जाएगा तो इसमें जहां पर ये जो फसल होती थी वो अपना विकास नहीं करेगी, ये फसल नहीं हो पाएगी। और जब ये फसल नहीं हो पाएगी तो इस स्थान को हम खाली छोड़ देंगे और ये धीरे धीरे, जब इसको हम फसल करना यहाँ पर नहीं लेंगे तो ये एक वन का रूप धारण कर लेगी और जिससे हमारे ये वन तैयार हो जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि लाइनों में जो पेड़ लगाए गए, उन पेड़ों पर तब तक, उन पेड़ों के बीच के जगह पर तब तक खेती की जाती है जब तक उन पर कुछ जगह मिल पाती है, जब तक वे घने नहीं होते हैं। और ये जब घने हो जाते हैं तो यहाँ की जो फसल होती है उसको करना हम छोड़ देते हैं, जिससे जो ये पेड़ पौधे होते हैं ये एक जंगल का रूप धारण कर लेते हैं। इस प्रकार की खेती को हम टोंगा खेती कहते हैं। और यह टोंगा खेती प्रायः पहाड़ी वाले क्षेत्रों में की जाती है। तो आप लिख लीजिए कि ये किन किन क्षेत्रों में की जाती है। पहाड़ी वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो इसमें आप क्षेत्र लिख लीजिए। केरल, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आप उड़ीसा लिख लीजिए आदि। इन विभिन्न क्षेत्रों में ये टोंगा खेती की जाती है। अब ये टोंगा खेती को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है कि किस किस प्रकार से ये टोंगा खेती की जाती है। इनको भी टोंगा खेती के प्रकार, टोंगा खेती को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। टोंगा खेती के प्रकार। टोंगा खेती के प्रकार में इसमें आप पहला प्रकार लिखेंगे विभागी टोंगा खेती। एक विभागीय टोंगा खेती में क्या होता है, जो हमारा वन विभाग होता है उसके अंतर्गत श्रमिकों को दिहाड़ी या मजदूरी पर रखकर इन पेड़ों को लगाया जाता है। इसके नीचे जो जगह बचती है उसमें फसल पैदा की जाती है। इस प्रकार की खेती को विभागीय खेती कहते हैं। विभागीय क्योंकि इसमें जो रुपया पैसा लगता है वो वन विभाग के द्वारा लगाया जाता है, इसको शुरू से अंत तक तैयार करने में, इसलिए इसे विभागीय खेती कहते हैं। इसमें अन्य लोग होते हैं उसमें इनका अधिकार नहीं होता, इसमें केवल सिर्फ विभाग का अधिकार होता है। इसमें केवल वन विभाग ही इस खेती को देखरेख में रखेगा और इसमें अन्य लोग इसमें नहीं आएंगे। और इसमें आप दूसरा लिख लीजिए लीज्ड टोंगा खेती। लीज्ड टोंगा खेती। अब इस लीज टोंगा खेती में क्या होता है, लीज आप लोग समझ रहे होंगे। लीज में ये होता है कि अब वन विभाग के द्वारा, मान लीजिए ये स्थान पहाड़ी क्षेत्र, आपको इतने क्षेत्र, इतने एकड़ या इतना एरिया आपको दे दिया गया। एक
लोग को दे दिया गया और उनसे कुछ मांग की गई कि हम आपको ये इतने 1 लाख या 2 लाख, 1 लाख या 2 लाख में हम आपको दे रहे हैं। और इसमें आप, जब आप लोग ये जो खेती, जब वन विभाग इन लोगों को, एक लोग को ये खेती देगा, वो यहाँ पर वन लगाएगा, वन वृक्ष लगाएंगे और इसके नीचे खेती करेंगे। तो उस खेती से जितना भी लाभ होगा वो इस व्यक्ति को मिलने वाला है, उसको वन विभाग को नहीं मिलेगा। उन्होंने जो रखा है कि हम 1 लाख आपसे लेंगे महीने के हिसाब से या साल के हिसाब से, उसको आपको देना होगा। इसे लीज टर्म खेती कहते हैं। इसमें यह ध्यान रखा जाता है कि इसमें वन विभाग के द्वारा जिसको लीज पर खेती करने के लिए इसमें दिया जाता है, वन लगवाए जाते हैं, उसको ये ध्यान रखा जाता है कि आप इसके बीच में जो ये खेती करेंगे आप उस पर ध्यान देंगे, और उसके साथ साथ जो ये पेड़ पौधे लगाए जाएंगे उस पर भी आपको ध्यान देना होगा। अगर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे तो आपको वन विभाग आपको फिर लीज पर खेती वो नहीं दे पाएंगे। क्योंकि जब भाई आप जो ये फसल लगाएंगे उस पर ही ध्यान देंगे, तो जो ये पेड़ पौधे लगे हैं इन पर आप नहीं देंगे तो ये तैयार नहीं होंगे, अपना ग्रोथ नहीं करेंगे। जब अपना ग्रोथ नहीं करेंगे तो वन विभाग को इसकी हानि होगी और वन क्षेत्र तैयार नहीं हो पाएगा। इसलिए इस प्रकार की खेती को लीज टोंगा खेती कहा जाता है। इसके बाद होता है, इसकी तीसरी आप लोग पढ़ेंगे ग्राम टोंगा खेती। तीसरी आपकी हो जाएगी ग्राम टोंगा खेती। ग्राम टोंगा खेती में क्या होता है? इस ग्राम टोंगा खेती में यह होता है कि जो जंगल में कुछ लोग गांव की तरह निवास करते हैं, जंगलों में अपना गांव, ग्राम या गांव बनाए हुए होते हैं। कि मान लीजिए ये इसके चारों तरफ जंगल है और इसके कहीं जंगल के कहीं स्थान पर ग्राम बनाकर कुछ लोग रहते हैं। तो उन ग्राम में रहने वाले लोगों के द्वारा यह खेती करवाई जाती है। इस प्रकार की खेती को ग्राम टोंगा खेती कहते हैं। ठीक, आप लोग को तीनों ये समझ में आए होंगे, विभागीय टोंगा खेती, लीज टोंगा खेती और ग्राम टोंगा खेती अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम इसमें ये पढ़ेंगे कि टोंगा खेती में कौन कौन से फल, कौन कौन से, इसमें हम ये पढ़ेंगे कि टोंगा खेती में कौन कौन से फसल और कौन कौन से पेड़ किस राज्य में लगाए जाते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं टोंगा में उगाए जाने वाले पेड़ पौधे। टोंगा खेती के साथ साथ उनके जो ये पेड़ लगाए जाते हैं और उसके बीच जो फसल की जाती है, फिर पेड़ लगाए जाते हैं, इसमें फिर फसल की जाती है, उसके बीच बीच में कौन सी फसल की जाती है और ये कौन से पेड़ लगाए जाते हैं और किस राज्य में कैसे लगाए जाते हैं। तो आइए उत्तर प्रदेश में देखते हैं। उत्तर प्रदेश में जो टोंगा खेती की जाती है, उत्तर प्रदेश में जो टोंगा खेती की जाती है उसमें नीलगिरी, ये आपके हो जाते हैं पेड़, ये आपकी हो जाती है फसल। तो ये उत्तर प्रदेश में नीलगिरी, बांस, बबूल कत्था, ये पेड़ लगाए जाते हैं और इनके बीच में जो फसल की जाती है उसमें फसल ये है मक्का, धान, अरहर, सोयाबीन, चना और आदि फसलें की जाती हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश में देखिए, मध्य प्रदेश में यूकेलिप्टस, टेक्टोना ग्रैंडिस, बांस, नीलगिरी, और इसके बीच में जो जगह पाई जाती है उसमें ये फसल की जाती है पहाड़ी घास, मूंगफली, शकरकंद। ये आप लोग लिख लेंगे, 2 राज्य बता दिए हैं, बस 2 राज्य काफी हैं। उत्तर प्रदेश आप ज्यादा ध्यान रखिएगा जो उत्तर प्रदेश के हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि टोंगा खेती के लाभ, कि जो हम ये टोंगा खेती करते हैं इससे हमें क्या लाभ प्राप्त होता है, कैसे किस प्रकार से क्या लाभ मिलता है। तो लिखेंगे टोंगा खेती के लाभ। टोंगा खेती के लाभ। तो इस टोंगा खेती में हमारा सबसे पहले लाभ ये होता है कि वन के साथ साथ फसल प्राप्त होती है। वन के साथ साथ फसल भी। इसका पहला ये लाभ है कि टोंगा खेती जब हम करते हैं तो हमें पहले हमें इसकी जो फसल प्राप्त हो जाती है उसके बाद हमें वन भी प्राप्त हो जाते हैं। वनों का विकास भी हो जाता है, क्योंकि जब ये बीच में जो इसके फसल की जाती है उससे फसल भी मिलेगी और जब वो फसल की जगह पूरी भर जाएगी, घनी हो जाएगी पेड़ों के द्वारा, तो वहां पर हमें वन क्षेत्र भी प्राप्त हो जाएगा। तो पहला ये होगा। और इसमें दूसरा हो जाएगा बेरोजगारी की समस्या।
बेरोजगारी की समस्या में कमी। इससे पहाड़ी वाले जो क्षेत्र होते हैं उसमें बेरोजगारी की समस्या में कमी आएगी, क्योंकि इन क्षेत्रों में कार्य करने के लिए हमें श्रमिकों की जरूरत होगी, और उन श्रमिकों की जब जरूरत होगी तो जो पहाड़ी क्षेत्र में हमारे श्रमिक निवास करते हैं उनको उनके बेरोजगारी में थोड़ी सी मात्रा में कमी आएगी, उनको रोजगार मिलता रहेगा। और चौथा हमारा हो जाएगा वन रोपण सस्ते में। वन रोपण सस्ते में कैसा होगा? इसके जब ये खेती करने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में जो पहाड़ी क्षेत्रों के लोग जो वनों में निवास करते हैं उनके द्वारा जब ये खेती करवाई जाएगी तो वो फसल तो प्राप्त करेंगे, उस फसल के लिए वो ये खेती करेंगे तो पेड़, और जब ये खेती करेंगे तो उन्हें जो खेती करेंगे तो वन वृक्षारोपण करेंगे, तो वन वृक्षारोपण वो खेती के साथ साथ करेंगे, इसलिए उन्हें खेती से उन्हें फसल प्राप्त होगी, और जब फसल ये जगह समाप्त हो जाएगी तो एक वन का रूप धारण कर लेगी, इसलिए वन रोपण सस्ते में हमारा हो जाता है। और चौथा हो जाएगा जंगल का पुनर्जनन। इससे जहां पर जिन पहाड़ी क्षेत्रों में जंगल नहीं है वहां पर जंगलों का पुनर्जनन हो जाएगा, अर्थात जंगलों का पुनर्जनन होगा, वहां पर जब ये टोंगिया खेती की जाएगी तो वहां पर जंगलों में बढ़ोतरी हो जाएगी, धीरे धीरे वनों में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो आज आप लोग दो चीजें पढ़े हैं, एक तो टोंगिया खेती और दूसरा पढ़े हैं स्थानांतरित कृषि। ये दोनों आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब इसके बाद हम कल पढ़ लेंगे विंड ब्रेक या शेल्टर बेल्ट, या फिर अगर वो दो टॉपिक नहीं पढ़ेंगे तो हम पढ़ लेंगे होम गार्डन और इले क्रॉपिंग। दो आपकी ये 3 क्लास होंगी। आज ये इसमें 2 चीजें समाप्त हो गई, फिर दूसरी में आपका होम गार्डन और इले क्रॉपिंग हो जाएगा, और तीसरी में आपका विंड ब्रेक और शेल्टर बेल्ट हो जाएगी। इसलिए 3 क्लासों में आपके 6 टॉपिक फॉरेस्ट्री में कंप्लीट हो जाएंगे। फॉरेस्ट्री सब्जेक्ट के एग्रो फॉरेस्ट्री में आपके 3 टॉपिक कवर हो जाएंगे, 3 क्लास में 6 टॉपिक कवर हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। और कल शायद आपकी बायोलॉजी की क्लास होगी, या हम देखते हैं कोई फॉरेस्ट्री या हेरिटेज। अगर आप लोगों को कोई और सब्जेक्ट पढ़नी हो, फॉरेस्ट्री, बायोलॉजी और हेरिटेज या और कोई जेनेटिक्स, तो आप लोग कमेंट में हमें बता देंगे तो हम उसको स्टार्ट कर देंगे। और इसमें आपको अगर कोई दिक्कत हो या आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, हम देख लेंगे और आपको बता देंगे अगले दिन जब हमारी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।